आज जिंदगी लाइव में बात दो लड़कों की। दो लड़के जो छोटे कस्बों में पैदा हुए पले बढ़े, लेकिन दोनों के सपने, दोनों के ख्यालात बहुत बड़े थे। दोनों बहुत आम परिवारों के बेटे थे, लेकिन दोनों ने ही जिंदगी में कुछ खास करने की ठान ली थी। दोनों को नाटक का शौक था। एक बिहार का रहने वाला था और एक मध्य प्रदेश का, लेकिन दोनों की ही मंजिल थी माया नगरी, जहाँ ना कोई जान पहचान थी, ना कोई रिश्तेदारी, ना बॉलीवुड में कोई गॉडफादर, ना ढेर सारा पैसा। बस साथ में कुछ था, तो वो था अपना हुनर, खुद पर यकीन, सब्र और ईश्वर पर भरोसा। और इन दोनों के लंबे करियर की शुरुआत लगभग एक ही साथ हुई और आज वो दोनों बांटेंगे अपनी जिंदगी की अनकही कहानियां जिंदगी लाइव में। बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में जन्म हुआ था उसका। पढ़ाई में होशियार था वो। पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और इसीलिए उसे तैयारी करने उन्होंने पटना भी भेजा, लेकिन उनके बेटे की आंखों में तो कोई और ही सपना पल रहा था। उसने तो अपनी कोई और ही मंजिल तय कर ली थी, एक ऐसी मंजिल जो बिहार के एक छोटे से गांव के लड़के की पहुंच से बहुत दूर थी। लेकिन ये लड़का बहुत जिद्दी था, इसीलिए वो पटना से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से मुंबई। हर कदम पर ढेरों परेशानियों से मुलाकात हुई, लेकिन उसकी नजरें तो टिकी थी सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर। और एक दिन ऐसा आया जब उसे वो बात कहने का मौका मिला जो वो न जाने कब से कहना चाहता था सारी दुनिया के सामने। मुंबई का किंग कौन? विकू म्हात्रे। मनोज, सत्या से लेकर राजनीति तक का सफर आसान तो नहीं था। नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान जिंदगी जीना अपने आप में बड़ी मुश्किल काम है। और जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर सपने देखना भी आसान नहीं था। मेरे ऊपर भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा है, क्योंकि वहाँ से निकल कर थिएटर करने जाना, 17 साल की उम्र थी मेरी, और सारी चीज़ों को छोड़ देना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल, आपने कहा जहाँ से आप आते हैं, चलिए दुनिया को आज दिखा देते हैं आप कहाँ से आए हैं। अच्छा, ये भी है। ये फोटो कहाँ से मिला आपको? ढूंढ निकाला। हाँ, उसमें मेरे बुआ के लड़के हैं। उसमें बेलवा में कब तक रहे आप? बेलवा में 17 साल की उम्र तक था मैं। अपनी बहन की शादी की, बड़ी बहन की। उसके बाद मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि एक बार हो जाए। और तो मेरा एक दोस्त था रविंद्र चौधरी, वो जा रहा था दिल्ली, तो मैंने उससे गुजारिश की कि मुझे भी साथ में ले चलो, मुझे भी पढ़ाई करने बाहर जाना है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं पटना से ट्रेन ली थी मैंने एक बड़े शहर की तरफ। और पूरे दौरान टीटी टिकट चेक करने जब आता था तो मैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भागता चलता था। रिजर्वेशन नहीं था? रिजर्वेशन था नहीं। चलिए उधर देखिए। याद करिए कॉलेज के उन दिनों में जब हम लोगों के पास पिक्चर दिखने को पैसे नहीं होते थे और सिक्योरिटी गार्ड को मिला करके रिक्वेस्ट करके हम लोग पिक्चर देखने जाया करते थे। लाखों रुपए पॉकेट में रहने के बावजूद भी आज वो मजा नहीं मिल सकता जो मजा हम लोगों ने कॉलेज में साथ में किया हुआ है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाएं। हमारी शुभकामना आपके साथ है। मैं इसका बड़ा एहसानमंद हूँ, क्योंकि ये मुझे दिल्ली लेके आया था। और 3 साल जो ग्रेजुएशन का समय था, बाहर में हम लोग रहते थे यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर मुखर्जी नगर में। ये इस लड़के ने, मेरे पास पैसे होते ही नहीं थे, क्योंकि मेरे फादर जो भी थोड़ा बहुत भेजते थे वो घर के किराए का जो हिस्सा मेरा आता था वो खाने का दे के और बस पास 12.5 रुपए का बना के पैसे मेरे खत्म हो जाते थे। पूरे महीने में बिना पैसे का रहता था। रविंद्र चौधरी था जो मुझे सपोर्ट करता था। ये फिल्मों का शौक वहीं से शुरू हो गया था? बचपन से था ऋचा। अब क्योंकि जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे फिल्में अच्छी लगती थी। और हमारे छोटे शहर में 2 सिनेमा हॉल थे, बाद में 3 हो गए थे, तो वहाँ पर पुरानी फिल्में ज़्यादा लगती थी।
नई फिल्में तो बाद में आती थी, जब तक नहीं आती थी तब तक हम पुरानी फिल्में बहुत सारी देख चुके होते थे और कई बार देख चुके होते थे। और कई बार देखते थे। तो मुझे मुगल आजम मैंने कम से कम 4-5 बार देखी है, हंटर वाली पता नहीं कितनी बार देखी होगी मैंने। तो मुझे जो भी होता था पर्दे पे वो दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मुझे लगता था कि ये फिल्म कभी ख़त्म ही नहीं हो। और स्टेज पर नाटक वगैरह बहुत करते रहे? अब स्कूल में काफ़ी करता था मैं, और मुझे एक बात का अफसोस रहता था कि बेतिया शहर में काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ पर मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर पाऊँ, एक्टिव कर पाऊँ। राज बब्बर साहब का, नसीर साहब का ये इंटरव्यू वगैरह छपा था, NSD के बारे में जिक्र किया था उन लोगों ने। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए और ग्रेजुएशन वहीं से करनी चाहिए, और फिर मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी अच्छी सीखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। लेकिन छोटे शहर में बच्चे एकदम एक्टिंग के बारे में सोचना या मुंबई या ऐसा कुछ सोचना बहुत बड़ा अजीब था, प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे गांव में या हमारे समाज में वहाँ पर एक्टर बनने को लेकर के बड़ी चीज़ें थी कि अगर बोल दें कि तो उसका मजाक उड़ाना या फिर कुछ ऐसा करके आपको रोक देना, उसका डर बहुत लगता था मुझे। तो मैं किसी को बोलता ही नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ये कभी बोला ही नहीं। मैंने तो अपने फादर को एक चिट्ठी लिखी थी ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैंने थिएटर करना पूरी तरीके से शुरू कर दिया मंडी हाउस में, तब जाकर के मैंने अपने फादर को बताया कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। तब तक बताया ही नहीं था? नहीं, मेरा पहला जो स्टेज परफॉर्मेंस था वो हरिवंश राय बच्चन जी का की दोहा थी, जो बीत गई सो बात गई, वो मैंने जो है अपने क्लास को रिप्रेजेंट करके उसको रिसाइट किया था। वो जब मैं उतर रहा था स्टेज से, मुझे अभी तक याद है, और जो जिस तरह से लोगों ने ताली बजाई थी, आई लव्ड इट। मुझे लगा कि इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। तो मतलब वो मंजिल वहां तय कर ली थी? तो वहीं से तय हो गई थी, वो चौथी पांचवी में मेरी मंजिल तय हो चुकी थी कि मुझे क्या बनना है। उसको लेके कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा मेरे दिमाग में, कोई दुविधा नहीं रही कि मुझे ये करूं या ये करूं कि वो करूं या वहां चला जाऊं, कभी ऐसा रहा नहीं। ये भी पता चला आपके बारे में जब बहुत सारी बातें पता कर रहे थे कि अच्छा अभिनय मंच पर तो करते ही थे और अब फिल्मों में भी करते हैं, असल जिंदगी में भी अभिनय बहुत किया है। ये मैं जानता हूँ कि क्या लेके आ रही हैं आप। काफी शर्मिंदगी हो गई मुझे। दिखाए सबको? जी प्लीज दिखाइए। 1982 में जब मैं मेरा केयर स्कूल में एडमिशन हो रहा था और आप मेरे लोकल गार्जियन बन के एडमिशन कराने गए थे, हॉस्टल में एडमिशन जब लेने गए तो वहाँ पता लगा वही फादर थे जिन्होंने आपको हॉस्टल से निकाला था, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे भाई को एडमिशन यहाँ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इतनी अच्छी हिस्ट्री क्रिएट करी थी वहाँ पे। तो उसके बाद आपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया और गिड़गिड़ाने लगे, ऑलमोस्ट रोने पे, ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन कि नहीं फादर, ये एक ही भाई है हमारा जो पढ़ने वाला है, तो इसको काइंडली एडमिशन दे दिया, और वो भी आपके एक्टिंग के बुलावे में आ गए। यू आर ग्रेट इवन दैट टाइम एंड यू आर ग्रेट इवन नाउ। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। मुझे स्कूल और हॉस्टल जाने में बहुत परेशानी होती थी, तो मुझे घसीट घसीट के हॉस्टल पहुंचाया जाता था। तो एक बार मैंने स्टोर रूम में अपने आप को बंद कर लिया, और वो जो जिससे सब्जी चलाते हैं उसको मैंने अपने पेट पे मारा और कहा आ करके गिर गया। तो सब लोग जो हैं, जो बाहर से जिन्होंने ताला बंद किया हुआ था, वो घबरा करके अंदर आए ताला खोल के, ये देखने के लिए कि क्या हो गया मुझे, सच में मैंने अपने आप को मार तो नहीं लिया। जैसे ही उन्होंने ताला खोला, मैंने दरवाजा खोला और मैं भाग गया। तो ये सब नाटक मेरा बहुत चलता था बचपन में। लेकिन मनोज, ये भी होता है ना, हम लोग सब छोटे शहरों में जो पले बड़े हैं, या स्कूल के दिनों की बात करें, अगर नाटक में सब लोग हिस्सा लेते हैं, मैंने भी बहुत स्टेज पे पार्ट लिया, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसके लिए इतनी बड़ी रिस्क लेंगे जिंदगी में कभी, या हमें एक्टर बनना है, ये हर कोई नहीं सोच पाता। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता था? बिहार के एक छोटे से गाँव का लड़का, वो क्या सोचता था उस वक्त? मेरा मन नहीं लगता था। मुझे एक्टिंग से बड़ा लगाव रहा बचपन से, और मैं थोड़ा जिद्दी तो था बचपन से, तो मेरी जिद ने जो है काफ़ी मुझे हेल्प किया मेरे अपने मंजिल की तरफ जाने में। और मैं ये ठान चुका था कि मुझे रहना नहीं है यहाँ पर, मैं जाना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैं निकलूँगा तो न सिर्फ मेरा भला होगा बल्कि सबका भला होगा। तो उस जिद के कारण और उस सपने में जो विश्वास था, उसके कारण मैं निकल पाया। मैंने सुसाइड करने का सोचा था। Oh my God. जी,
क्योंकि मेरे लिए एनएसडी हर सब कुछ था। ये लिबर्टी सिनेमा है, यहाँ पर फिल्में दिखाई जाती थी मेरे शहर में। बेतिया का है ना? बेतिया का है ये, और यहाँ पर मैं अक्सर पाया जाता था। यहाँ पर मैंने एक दूजे के लिए 15 बार देखी थी। तो हर फिल्म को मैं 6 बार 5 बार देखता ही देखता था, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था। मुझे उस दुनिया में, मुझे उस अंधेरे हॉल में, वो पर्दे पर जो भी जिंदगी चलती थी, मुझे बस लगता था कि यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये एक्टिंग या का शौक या फिल्में देखने के शौक की वजह से कभी घर में डांट पड़ी हो या मारपीट हुई हो? नहीं, काफी। मेरी माँ सबसे ज्यादा मारती थी मुझे। पूरी झांसी की रानी है वो। फिल्म देखने को लेकर के काफी डांट पड़ी है, काफी मार पड़ी। मेरे फादर जो हैं वो कभी किसी को डांटते भी नहीं थे। लेकिन आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने? क्योंकि वो, मेरे फादर खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति बस वो कभी हो नहीं पाया। घर में पैसे के हालात क्या? बहुत ही बुरे। मतलब 6 बच्चे हों और अगर आप लोअर मिडिल क्लास फार्मर हैं, 14-15 बीघे की जमीन जो है, इतनी बड़ी जमीन होती नहीं है। तो इसलिए उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी की तरफ मैं गर्व के साथ देखता हूँ तो अपने फादर हैं और मेरी मदर। जिस तरीके से उन्होंने सबको एजुकेशन दी और सबकी पढ़ाई लिखाई कराई। एक्टिंग एक ऐसा जुआ है कि भाई बॉम्बे आके भी हजारों लोग कुछ नहीं बन पाते, तो कभी लगता था कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा? मुझे एक्टिंग से बड़ा लगाव था। मैं, पहली बात तो ये थी, और मैं कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं था कि नहीं होगा। मुझे लगता था कि अगर मैं काम अच्छा करूंगा तो मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा, वो काम जाएगा कहाँ। और मैं चाहता था कि मैं इतना दक्ष हो जाऊं, इतना मैं एक्सपर्ट हो जाऊं इसमें कि मुझे काम खुद मेरे पास चल के आए। और मेरे पास भगवान ने वो काम मेरे पास भेजा। बैंडिट क्वीन थी मेरी पहली फिल्म, और शेखर कपूर जैसा डायरेक्टर, उसके साथ में सेकंड लीड में था मैं उस फिल्म में, और इतना बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए। आखिर में जब ये फैसला करना था कि अब दिल्ली जाना है, तो ये तो पता होगा कि घर वाले नहीं मानेंगे। कैसे ये फैसला? नहीं, मैंने कहा कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। ओह अच्छा। ये अलग झूठ। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा दिल्ली से। तो मेरे फादर ने कहा कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास और भी बच्चे हैं यार। तो मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं, आप फिक्र मत करो, आप जाने दो। तो मैं उनको झूठ बोल के आया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा वहां जाके और आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनूंगा। जब 3 साल मैंने अंग्रेजी सीखी, नाटक सीखे, और जब मैं मंडी हाउस में एनएसडी का एग्जाम जब मैंने दिया था, तब मुझे ये लगा कि अब मुझे सच बोलना चाहिए। तब मैंने चिट्ठी लिख करके मैंने अपने फादर को सच बोला था। क्या लगा था उनको? उन्होंने वापस जो लेटर भेजा था वो काफी सरप्राइज, मतलब मुझे सरप्राइज कर गया। उन्होंने लिखा था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पहले से पता है कि तुम क्या बनना चाहते थे, तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते थे तुम। तब मनोज, का हाल चाल बा? शुरू में तो हम ये चाहनी कि तू डॉक्टर बनो, लेकिन तू चुपचाप घर से कह के अलो कि हम जाते नहीं ग्रेजुएशन दिल्ली से करे। बिहार में हम रह के कुछ ना कर पाए, यहाँ के थिएटर तू करे लगलो। तोरा हमारा बाद में पता चलल जब इंडिया टुडे में तोहार नेटुआ नाटक के निकलो। हमारी यही इच्छा है कि तुम आगे बहुत खुश रहो और बहुत ही आगे जाओ। ईश्वर से मेरी यही दुआ है। किसी के लिए एक्टिंग इतना बड़ा पैशन हो, उसकी जिंदगी बन जाए, और वो फिर एनएसडी में सिलेक्ट ना हो, वो भी 1-2 बार नहीं, 4 बार। तब निराशा हुई, हिम्मत हारी? नहीं, निराशा नहीं। निराशा बहुत ही माइल्ड वर्ड है। मैंने सुसाइड करने का सोचा था। Oh my God. जी, क्योंकि मेरे लिए एनएसडी हर सब कुछ था। और जो पहली बार मैंने उसमें एंट्रेंस एग्जाम दिया और नहीं हुआ, तो मेरे लिए वो जो पूरा साल था मेरा, बचपन से लेकर के वहां तक का, वो सारा व्यर्थ चला गया। वो मेरा जो पूरी जो मेहनत थी, पूरी जो लगन थी,
मेरे जो मेरा जो सपना था वो हर चीज लगा जैसे कि धराशायी हो गई, ड्रीम शैटर्ड जिसको एकदम बोलते हैं। कंप्लीटली। और उसके बाद मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं करीब 1 हफ्ते तक पागलों की तरह से बस चुपचाप बैठा रहता था, अकेले कमरे में बंद करके अपने आप को, और कॉन्टम्पलेट करता था कि मैं क्या गांव कैसे जाऊंगा, यहाँ से मैं आगे कैसे जाऊंगा, अब तो सब खत्म हो गया। तो यहाँ तक कि कई बार दिल में ख्याल आता था सुसाइड कर लूँगा। तब मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे जो रहते थे, इन लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, जैसे रविंदर चौधरी वगैरह। इन्होंने कहा कि इफ़ यू रियली लव एक्टिंग सो मच देन यू डोंट नीड एन इंस्टीट्यूट। उसके बाद मुझे धीरे धीरे शक्ति मिलनी शुरू हुई। फिर से वापस मैं मंडी हाउस में अपने आप को जमाना शुरू किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, प्रिपरेशन करता रहता था हर साल, बहुत नाटक करता था, बहुत वर्कशॉप्स करता था। वो प्रिपरेशन करने के चक्कर में मैं ट्रेन हो गया। एक बड़ी अजीब बात आपके बारे में पता चली, अपने अभिनय के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, सुबह 6 बजे उठकर हमें पता चला है आप अपना ड्रामा जिसके लिए भी आपको जाना होता था, लेकिन उसके साथ साथ अपने भाई बहनों का भी करियर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। मुझे मेरी बड़ी इच्छा थी कि सारे के सारे सेटल हो जाएं। तो जो बेस मैंने दिल्ली में बनाया था, मैं उसका बहुत यूज़ करना चाहता था। तो एक भाई आया, उसने जो है एक कोर्स करना था, तो उसको कोर्स करने में मदद करना। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहे। मेरे लिए मैंने लाइफ को सिर्फ एक ही समय लाइफ में टूटा था, वो एनएसडी में रिजेक्ट जब हुआ था। अदरवाइज मैं लाइफ में कभी टूटा नहीं, और मुझे लगता है किसी को टूटनी भी नहीं चाहिए कि लाइफ इज अब मुझे हमेशा से लगा था कि जीवन में कोई भी चीज़ ऐसा इतना बड़ा नहीं है जो आपको तोड़ दे या जिस जिंदगी जीने से रोक सके। एक मैसेज है आपकी। आपको याद है जब हम लोग पुआल के ऊपर चढ़ के और खेल रहे थे, और जब हम ऊपर से आपको एक पत्थर से मार दिए थे और आपके सिर में चोट लगी थी और इतना खून बह रहा था कि उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि किसको बोलें किसको नहीं बोलें, और उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी थी उसके लिए, और मार भी पड़ी थी, और मार भी पड़ी थी। स्ट्रगल का वो टाइम हम कभी भूल नहीं सकते हैं कि सुबह जब मुझे इंस्टीट्यूट जाना होता था तो मनोज भैया हम लोग के पास जो 2 कमरे हुआ करते थे, उस कमरे के दरवाजे पे बैठ के और मुझे आप आवाज देते थे कि पूनम तुम्हारे बस का कितना किराया होगा। हमने 2 रुपया मनोज भैया जाने का, 2 रुपया आने का, और 4 रुपया मेरे हाथ पे रख के और मंडी हाउस आप पैदल जाया करते थे। वी कैन नॉट फॉरगेट दिस। इट वॉज अ टफ टाइम, लेकिन जैसा मैंने कहा, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर चलें तो मंजिल जो है आसान हो जाती है। इट फील्स गुड जब आप खुद कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आपका परिवार संतुष्ट हो, कहे कि नहीं आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं। देखिए, परिवार का साथ आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परिवार जो है वो आपके साथ जब से आपने होश संभाला है तब से आपके साथ रहा है। वो यूं झटक करके आप उनको पीछे छोड़ के आगे नहीं जा सकते। मज़ा तो तब आए जब सब आगे बढ़ें और सब एक दूसरे की खिड़की से अपनी खिड़की खोल करके एक दूसरे को हाय हेलो बोलें, उसमें ज़्यादा मज़ा है। इसमें मज़ा नहीं है कि जब मैं खिड़की खोलूं सामने कोई हो ही नहीं। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पनिया के जहाज से पलटनिया बन आई हो, ले आई हो, ले आई हो। लगता है जिंदगी ने एकदम यू टर्न ले लिया है। कहाँ अगर बिहार की बात करें और कहाँ पूरा परिवार है, और सिर्फ आपकी वजह से। मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ मेरे परिवार को लेकर के, कि मैं चाहता था कि परिवार आकर के इस जगह पे खड़ा हो, वो खड़ा हो गया भगवान की दया से। अब ऊपर वाला ना करे कि यहाँ से कुछ भी तितर बितर हो। तो देखिए, हम लोग बहुत ही अच्छा फील करते, बहुत प्राउड होता है कि हम आपके बहन भाई हैं।
जो भी है, जहाँ भी जाते हैं आपकी वजह से अगर कोई बोलता है कि आप मनोज वाजपेयी के सिस्टर हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मनोज, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने अंदर अपने परिवार को इतना ऊपर देख के सिर्फ तुम्हारी याद आती है, और सभी से मैं यही कहती हूँ कि अगर मनोज साथ न देता तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या बोलूं मैं, आप कहाँ से क्या क्या लेके आए हो? इमोशनल करने के लिए लेके आए हो क्या आप? दुनिया को बताना चाहते हैं कि कहाँ से सफर किसी का शुरू होता नहीं, है। देखिए मैं यही कहता हूँ कि इन सब लोगों की भलमनसाहत है। चलिए अब हम मुंबई की बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर दिल्ली की में जितने वक्त आप रहे, कोई एक खास वाकया जो आज आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कोई बहुत मुश्किल दिन रहा हो या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट? मुश्किल घड़ी ये होती थी कि मेरे भाई बहन थे, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और महीने के महीने कुछ ना कुछ ले करके आना जो है वो मेरे लिए ज़रूरी था। तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय था कि खुद के पैशन को भी चेज करो और अपने भाई बहनों को भी पुश करते रहिए। वो बड़ा सबसे डिफिकल्ट समय था। आज आप रिलेट कर पाते हैं ऐसे हजारों लाखों यंगस्टर्स से जो दिल्ली आते हैं छोटे जगहों से या मुंबई आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, भगा दिया जाता है, डायरेक्टर मिलने के लिए तैयार नहीं होता। आप तक ऐसी कहानियां बहुत आती होंगी? मैं हमेशा सामने वाले को यही कहता हूँ कि आपके माथे पे लिखा हुआ नहीं है कि आप किस तरह के एक्टर हैं, और रिजेक्शन जो है हर कोई झेल रहा है, सिर्फ मैं नहीं झेल रहा हूँ या आप नहीं झेल रहे हैं, हम सब लोग झेल रहे हैं रिजेक्शन, जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन कोई जिंदगी जीना नहीं छोड़ता है, कोई कोशिश करना नहीं छोड़ता है। तो कोशिश आप करते रहिए, कोशिश ही एक चीज है जो आप कर सकते हैं। मनोज, बचपन की बात हो गई, शैतानियों की बात हो गई, पटना से दिल्ली कैसे आई ये भी बात हो गई, एनएसडी में सिलेक्ट नहीं हुए, काफी स्ट्रगल किया। बैरी जॉन से कैसे मुलाकात हुई आपकी? बैरी जॉन पता नहीं भगवान ने भेज दिया मुझे। मेरा पूरा रिजेक्शन के बाद मुझे रघुवीर यादव साहब मिल गए मंडी हाउस में। तो उन्होंने कहा, अचानक से मुझे कहा कि तुम आ जाओ वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद पता चला कि एक प्ले होने वाला है जिसकी कास्टिंग इसी से होनी है। तो मुझे बहुत अच्छा रोल मिल गया और मैंने बहुत मेहनत की वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की। जब प्ले ख़त्म हुआ, जब शोज ख़त्म हो गए, तब बैरी ने कहा कि तुम मुझे आके असिस्ट करो, बिकॉज तुम में वो लगन है जो मैं चाहता हूँ, और मैं तुमको ट्रेन करूँगा एज एन एक्टर और एज ए थिएटर वर्कर। तो मैंने बैरी के साथ 4-5 साल गुजारे। तो मेरी पूरी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक मैं सिर्फ काम करता था। मैंने इतना काम आज तक नहीं किया जितना उस दौर में किया। जितना उस दौरान में मैंने किया। 18 घंटे काम करता था मैं। कुछ सुनवाएं आपको? जी। Hi Manoj. From Satya to Rajniti, you've now shown the world what great acting abilities you possess. You have great presence on screen, and that is born out of a great inner energy, which I can only describe as volcanic, because like a volcano, sometimes it's dormant and simmering just beneath the surface, but at any moment it can erupt and set the screen on fire. It was Sanford Meisner who said that truth is the blood of art. So I hope that your ongoing journey illustrates this ongoing truth. Bye Manoj, and see you in Chittagong. This is the best gift you have given to me. हमारे बैरी जॉन बातें नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। This is the first time I have gotten compliment from him, and he's like a god to me. Today I feel like a successful man. Today. Wow. Today. चलिए यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन पता चला है कि आप भोजपुरी गीत काफी अच्छे गाते हैं, तो हम उस गीत के साथ ब्रेक पर जाएंगे। अच्छा, मुझे गीत वगैरह आता नहीं है, मैं आपको सही नहीं, भोजपुरी गाने आप बहुत गाते हैं। जैसे ही मैं एक आलाप लूंगा ये सब लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। अच्छा, भागिएगा नहीं,
नहीं, बिल्कुल स्टॉप नहीं। ब्लॉक में यहाँ से गायब मत होना एकदम से। एक लाइन गाता हूँ। पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बन आई हो, ले आई हो, ले आई हो, सैया टिकुरी बंगाल से, ले आई हो, सैया टिकुरी बंगाल से। बस इससे ज्यादा ऐसे नहीं थे। अकेले कमरे में बैठा रहता था मैं, फोन करता था किसी को तो फोन लोग रख देते थे, अपॉइंटमेंट कोई देता नहीं था। कभी अगर सेट पे जाता था तो प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह बाहर निकाल देते थे सेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुछ उम्मीद जागी, काम किया आपने बैरी के साथ, फिर मुंबई का रुख क्यों किया? एक अजीब सी घटना घटी थी। बैंडिट क्वीन की शूटिंग कर रहे थे हम लोग। 50,000 रुपए मुझे मिले थे उस दौरान काम करने के। उस दौरान 50,000 अच्छा अमाउंट था। मुझे उस बंडी हाउस में जिसको 5 रुपए नहीं थे वो 50,000 रुपए मिल गए। खजाना लग गया हमारे हाथ। तो शेखर कपूर ने एक रात को हमसे कहा कि तुम लोगों का प्लान क्या है अब जिंदगी में? तो हमने कहा हमारा प्लान क्या है, हम तो थिएटर वापस जाएंगे, थिएटर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम सब ने जो है 8-8 साल 10-10 साल थिएटर किया है, विच इज सो कमेंडेबल, लेकिन कल को अगर बीमार भी पड़ जाओगे तो पैसे है ही नहीं तुम्हारे पास कि हॉस्पिटल का खर्च उठा पाओ। तो तुम लोगों ने थिएटर को जितना देना था दे दिया, अब थोड़ा अपने लिए कुछ करो। वो बात मेरे जहन में बैठ गई और उसके बाद फिर बॉम्बे आने की तैयारी शुरू हो गई सौरभ शुक्ला के साथ में। लेकिन बॉम्बे वाज वेरी डिफिकल्ट। ये मुंबई शहर, ये भाई साहब, जब आदमी बाहर से आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंबई शहर समुंदर की तरह से है। आपको कई साल तक थपेड़े मारते रहती है, फिर जाकर के आपको एक्सेप्ट करती है। चलिए एक मैसेज सुनवाते हैं, उसके बाद मुंबई की और बात करेंगे। Hi Manoj, as a matter of coincidence, this is the room that I first saw you in, and I was sitting there and you walked in from Delhi, and Anubhav Sinha, who introduced me to you, said that he's a fine actor and शाम को जो shooting है अपने serial की उसमें इसको lead role दे दो. So I had 6-7 hours to decide, and obviously as history and Bollywood agree, I think I made a good decision. मैं इनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कुछ पैसे की में हेल्प कर दी, मुझे काम दे करके। शुरू में आके चौल में रहे? हाँ रहा। वन रूम था जिसमें कि हम लोग करीब 7 लोग रहते थे। और वो समय अच्छा लगा नहीं था, पूरा बॉम्बे का जो शुरू का समय था, और मैं बीमार भी बहुत रहता था यहाँ पे। पैसे नहीं थे, अकेले कमरे में बैठा रहता था मैं, फ़ोन करता था किसी को तो फ़ोन लोग रख देते थे, अपॉइंटमेंट कोई देता नहीं था। कभी अगर सेट पे जाता था तो प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह बाहर निकाल देते थे सेट से। फिर अशोक मेहता जो कैमरामैन थे बैंडिट क्वीन के, वो उनके सेट पे जाता था तो कम से कम वहाँ पर चाय मिल जाती थी। खाना खाने के समय, ठीक खाने के समय पहुँचता था तो अशोक मेहता सब खाना खिलाते थे मुझे। कोई और है जो आपको उस वक्त की याद दिला रहे हैं? हाय मनोज, कैसे हो? हमेशा मैंने एक चीज तुमसे सीखी, बल्कि रियली वांट टू कन्फेस दिस, कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से अपना फोकस बनाए रखना है, ये मैंने तुमसे सीखा। मनोज जब बंबई आया था तो आने से पहले उसने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी बैंडिट क्वीन, और उसके बाद लगभग 4-4.5 साल का जो वक्त था मनोज के लिए, वो बहुत ही बुरा वक्त था। मतलब वो ऐसा वक्त था कि बड़े बड़े टूट जाए उसमें। ठीक उसी समय भट्ट साहब ने वो फिल्म देख ली थी बैंडिट क्वीन, और मनोज को मिले और मनोज ने कहा कि मैं 4-4.5 से मेरे पास इतने साल से मेरे पास काम नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा समय और रुक जाओ, बस फिर देखना तुम कहां से कहां पहुंचोगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। भट्ट साहब ने उसके बाद तमन्ना में मेरे साथ मुझे काम दिया। दस्तक में मैं असिस्टेंट भी था उनका। लेकिन कहीं ना कहीं भट्ट साहब का जो साथ था वो बहुत ही मेरे काम आया। मैंने बहुत कुछ सीखी। एक मैसेज है आपके।
मुझे याद है जब मैंने पहले मर्तबा उन्हें एक टेलीविजन प्रोग्राम की एक एडिटिंग के दौरान देखा था, और वहीं से कुछ ऐसा हमारा रिश्ता जुड़ गया, बन गया, जो बहुत दूर तक चला। फिर शायद मेरे पास वो आंख नहीं थी जो राम गोपाल वर्मा के पास थी। राम गोपाल वर्मा ने उसे वो रोल दिया जो शायद मैंने नहीं दिया। और अब जब मैंने राजनीति देखी तो मेरा वो भरोसा दोबारा ताजा हो गया। महेश भट्ट साहब को मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार उनके साथ चाय जरूर पीनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे। तुम्हें अगर याद है तो मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं और तुम्हारी भी यादें ताज़ा करना चाहता हूं। जब स्वाभिमान में मुझे लीड रोल दिया गया था तो महेश भट्ट साहब ने अपने ही अंदाज में बैठे कहा था, व्हाट्स दिस बॉय रोहित इफ यू वांट टू लर्न एक्टिंग, हिज नेम इज मनोज बाजपेयी। और वो डायलॉग मैं आज तक कभी नहीं भूला और तुम्हें भी बार बार याद दिलाता हूँ। लव यू। चलिए, तो एक टर्निंग पॉइंट हो गया स्वाभिमान जी। दूसरा टर्निंग पॉइंट आया सत्या। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। बैंडिट क्वीन में असिस्टेंट डायरेक्टर थे कनन। उन्होंने मुझे फोन किया कि राम गोपाल वर्मा के पास जो है 3-4 रोल्स खाली हैं इसमें, दौड़ फिल्म में। और मैं बैंडिट क्वीन में दाढ़ी वाड़ी थी। राम गोपाल वर्मा ने देखी थी फिल्म को और बहुत साल पहले। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये मनोज बाजपेयी है। तो उन्होंने कहा क्या किया है तुमने? मैंने कहा कि मैंने बैंडिट क्वीन की है। उन्होंने कहा बैंडिट क्वीन कौन सा रोल किया है तुमने? तो मैंने कहा मान सिंह का। वो कुछ देर के लिए साइलेंट। कहता यू लुक सो यंग, उसमें तो दाढ़ी लोड़ी थी तुम्हारी। तुम एक काम करो, ये दौड़ में ये रोल है, ये करना है तो कर लो, नहीं तो अगर मैं तो कहूंगा कि मत करो। मैं तुम्हारे साथ एक बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूँ और तुम उसमें लीड में होगी। तो इमीडिएटली मुझे रोल का ऑफर हो गया था सत्या का। और फिल्म अचानक से इतनी बड़ी हिट हो जाएगी हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हम सब नए थे। तो कभी सोचा नहीं था मैंने कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। और सबको आपका वो डांस बहुत पसंद आया। चलिए कुछ सुनवाते हैं। मनोज न सिर्फ एक इंटेंस एक्टर है, बल्कि ये बहुत ही शिद्दत से हर चीज करने वाला इंसान है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे उन दोस्तों में से रहा और हूं जो तुम्हारे हर सुख दुख को महसूस कर सका, और तुमने ऐसा मौका मुझे दिया। थैंक यू, लव यू। सौरभ ने बहुत सपोर्ट किया मेरे। जैसा मैंने कहा कि आई वाज गोइंग थ्रू पर्सनल क्राइसिस, प्रोफेशनल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो उस दौरान में सौरभ जो है बहुत एनकरेजमेंट था मेरे लिए। मुझे एक बात बताइए, सत्या की बात हो गई। सत्या का जो सक्सेस था अनबिलीवेबल। शूल बहुत पसंद की लोगों ने, पिंजर के लिए आपको अवार्ड मिला। एक के बाद एक ऐसी फिल्में आ रही थी, आपके किरदार ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि बस मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री। उसके बाद सडनली शांति हो जाती है। एंड इस इंडस्ट्री का वैसे भी एक नियम है, बड़ी जल्दी पीपल राइट यू ऑफ। वो अगेन आपने एक बहुत लो फेज देखा है, क्या था वो? नहीं, देखिए क्या है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी फिल्म एक के बाद एक हिट नहीं हो तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर क्रिएटिविटी या आपके टैलेंट, एबिलिटी से नहीं देखी जाती है। नहीं, आपका काम पसंद किया जा रहा था। मुझे लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत इज्जत मिलती है। इतने सारे लोगों ने जो बोला, इनका शुक्रिया। लेकिन यही सच है कि मैंने और कुछ नहीं कमाया, मैंने बहुत इज्जत कमाई है यहाँ पे, इस शहर में और इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में लोग बहुत इज्जत करते हैं, जिसके कारण मैंने वो लो फेस भी जो है देख करके उसको सह करके निकल गया। राजनीति को अपना अगला टर्निंग पॉइंट मानते हैं? मैं किस्मत बड़ा विश्वास रखता हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरा समय लगता है अच्छा आ रहा है। आपकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई इस फिल्म को देखने पता नहीं, मतलब करारा जवाब मिलेगा, लोगों को इतना पसंद आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और फिल्म हिट हो गई। जैसा मैंने कहा कि अगर फिल्म हिट होती है तो सबको फायदा होता है। तो इस फिल्म के हिट होने से जो है मुझे भी फायदा हो गया, उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी मिल गया। तो मुझे खुशी है इस बात की। कोई एक मैसेज सबके लिए जो छोटे शहरों से आने वाले, क्योंकि वही आज हमारे शो का थीम है, स्ट्रगल करते हैं। सपने देखिए, क्योंकि पाश ने कहा है
सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। तो सपने देखने का मतलब ये है कि जिंदगी से जोश को खत्म मत कीजिए, जिंदगी से कोशिश को खत्म मत कीजिए, और हमेशा एक बात याद रखिए कि जीवन का कोई भी क्षण, कोई भी मोमेंट इतना लाइफ शैटरिंग नहीं होता है कि आप जिंदगी से उम्मीद हटा दें। कभी उम्मीद मत हटाइए। ऑन अ लाइटर नोट, ये इस सवाल का जवाब बहुत लोग जानना चाहते थे क्योंकि सब जगह पढ़ा, ये हीरोइंस आपके पैर क्यों छूती हैं? ये तो उनसे पूछिए। कैटरीना के बारे में सुना है, उसके पहले तबू। जी, ये अब मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें मेरा बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन उन हीरोइंस का है, एक्ट्रेसेस का है, क्योंकि वो इतने लोगों के सामने किसी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने में हिचकती नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। क्रिटिसिज्म करना, किसी की आलोचना करना सबसे आसान है, लेकिन दुनिया के सामने खड़े होकर किसी की तारीफ करना सबसे मुश्किल काम है। ये कटरीना और तब्बू में है। आप एम्बैरेस नहीं हुए जब ऐसा? बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था, मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी थी, क्योंकि सडनली कोई पैर छू रहा मेरे जैसे कि सडनली मुझे लगा मैं बुढ़ा हो गया। पता चला है कि आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक। बहुत ज्यादा। अब नहीं खेल पाता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा शौक रहा है। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ।